नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूं। पिछले वीडियोस तक मैंने चैप्टर नंबर 2 कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ा दिया था। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 वाटर सीमेंट रेशियो पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ मित्रों कि आप लोगों ने पुराने वीडियोज़ जो हैं वो अच्छे से देखे होंगे, पढ़े होंगे, समझे होंगे। तो चलिए इसी क्रम में शुरू करते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो, जल सीमेंट अनुपात। मित्रों, जल सीमेंट अनुपात क्या होता है? तो तरल मिश्रण जो हम लुगदी बनाते हैं, जेल बनाते हैं, वह मिक्सर में पानी और सीमेंट का वेट में जो रेशियो होता है वह आपका वाटर सीमेंट रेशियो कहलाता है। यहाँ पर एक टर्म लिखी गई है वेट। यह समझने वाला है कि वेट में क्या है। तो वेट ये है कि आप वॉल्यूम बैचिंग नहीं करेंगे, आयतन में नहीं मापेंगे, आप किस में मापेंगे? भार में नापेंगे। भार में जल का भार बटा सीमेंट का भार। तो यह जो रेशियो होगा यह कहलाएगा वाटर सीमेंट रेशियो। मित्रों, एक बात ध्यान रखिए कि जब हम बात करते हैं वाटर सीमेंट रेशियो की, तो जब वाटर सीमेंट रेशियो की बात करेंगे तो हमेशा वाटर सीमेंट रेशियो 1 से कम आएगा। उसकी जो वैल्यू है वो 1 से कम आएगी। ठीक है। जब आप बात करिएगा सीमेंट वाटर रेशियो, आप उसको उल्टा कर दीजिए तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 से ज़्यादा आएगी। रीजन क्या है? मान लीजिए आपकी भाई 50 केजी सीमेंट है, उसमें आपने 30 लीटर पानी मिला लिया, तो यहाँ पर सीमेंट हो गया और ये वाटर हो गया, तो सीमेंट वाटर रेशियो हो गया। तो यहाँ पर जब आप काटेंगे तो ये वैल्यू क्या हो गई? 1 से ज़्यादा हो गई, 1.6 समथिंग हो गई, है ना। और अगर आप वही उल्टा कर दीजिए, 30 कर दीजिए, आपका जो पानी है ना, तो वाटर ऊपर आ गया और नीचे सीमेंट कितनी है? 50 है, तो कितना आया? 0.6 आया, है ना। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि जब हमसे वाटर सीमेंट के बारे में बात की जाए तो उसका रेशियो हमेशा 1 से कम होगा, और जब सीमेंट वाटर की बात की जाए तो रेशियो 1 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर मैं बात जो आपकी कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ? वाटर सीमेंट रेशियो की बात कर रहा हूँ। ठीक है मित्रों। तो इसमें एक प्रोफेसर अब्राहम थे, उन्होंने वाटर सीमेंट रेशियो पर रिसर्च की। एक्चुअली पहले क्या एक धारणा बनी हुई थी कि हमें जहाँ पर भी स्ट्रेंथ नहीं है, किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी स्ट्रक्चर में अगर कमज़ोर है तो हम किसको दोष देते थे? सीमेंट को दोष देते थे। सिर्फ सीमेंट को दोष देना गलत है। यह इन्होंने कहा कि कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वह सिर्फ सीमेंट पर डिपेंडेंट नहीं होती है या सिर्फ सीमेंट पर निर्भर नहीं करती है। कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो पूर्णतः पानी पर या वाटर सीमेंट रेशियो पर डिपेंड करती है, जल सीमेंट अनुपात पर निर्भर करती है, सिर्फ सीमेंट पर निर्भर नहीं करती है। आप लोगों ने अपने गांव में या जनरल यूज़ में देखा होगा और सुना भी होगा, जो मिस्त्री काम करता है वो क्या करता है, जो थवई काम करता है वो क्या कहता है? भाई आपकी सीमेंट नहीं है इसमें, है ना। तो सीमेंट एक अपना महत्व रखता है, इसमें कोई नकार नहीं रहा है, बट जो रेशियो होना चाहिए दोनों का वह एक नियत होना चाहिए, एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। तो उसमें पानी का भी अपना एक महत्व है। यह कहा प्रोफेसर अब्राहम ने सन 1919 में। ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा? कंक्रीट की सामर्थ्य केवल सीमेंट पर निर्भर नहीं करती। उन्होंने स्पष्ट किया कंक्रीट की सामर्थ्य केवल इसमें प्रयुक्त जल की मात्रा पर निर्भर करती, बशर्ते कंक्रीट सुघट्य और सुकार्यता की सीमा में हो। देखिए, जब यहाँ दो बातें कहीं, एक बातें कहीं कि सुघट्यता और एक बात कही वर्केबिलिटी। देखिए, जो मिक्सर आपने मिलाया है कंक्रीट में सीमेंट का, वाटर का और आपका एग्रीगेट का, वो यूनिफॉर्म हो। ऐसा नहीं है कहीं पर सीमेंट हो, कहीं पर एग्रीगेट गिट्टी जा रही हो, कहीं पर पानी जा रहा हो, ऐसा नहीं है। तो एक कंसिस्टेंट पेस्ट हो, है ना, एक कंसिस्टेंट पेस्ट हो, एक प्लास्टिक पेस्ट हो जिसकी प्लास्टिसिटी ऐसा ना हो कि कहीं कोई चीज़ रिमूव हो रही है, अलग जा रही है, भाग रही है ना, अलग अलग ना हो रहा हो। आप सही भाषा में इसको ये भी कह सकते हैं विदाउट सेग्रीगेशन विदाउट ब्लीडिंग, ये आप कह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो पेस्ट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? प्लास्टिक होना चाहिए, सुघट्य होना चाहिए। और वर्केबिलिटी क्या होती है? वर्केबिलिटी क्या है? किसी भी काम में जो आसानी हो किसी इंग्रेडिएंट्स के द्वारा, तो उसको क्या कहलाते हैं? वर्केबिलिटी या वर्केबल कहलाया जाता है।
अब देखिए, एक मैं बड़ा साधारण सा एग्जांपल लेता हूँ। आपको एक लकड़ी का लट्ठा है, वह रेक्टेंगुलर है और आपको लुढ़का के ले जाना है, आपको कठिन पड़ेगा। लेकिन वही चीज़ उसकी कोरे राउंड कर दी जाए तो आपको लुढ़काने में आसानी होगी। तो जो राउंड वाला लकड़ी का लॉग होगा, लट्ठा होगा, वो वर्केबल में आएगा, और जो रेक्टेंगुलर होगा वो कैसा है, वो नॉन वर्केबल है, उसमें आपको कार्य करने में ज़्यादा मेहनत लगेगी, है ना। तो कंक्रीट में वर्केबल होना चाहिए। अब कंक्रीट आसानी से जब काम कब करेगी, जैसे मान लीजिए कंक्रीट का ढेर लगा हुआ है, आप हल्का सा फावड़ा लगाइए, कंक्रीट मूव करने लगे। ऐसा नहीं है आपकी मिट्टी की तरह आपको खोदना पड़े, उसको ले जाना पड़े, ज़्यादा मेसन लगे, ज़्यादा मिस्त्री लगें, ज़्यादा लेबर लगे उसको यूज करने में, तो वो क्या कहलाएगी, वर्केबल की लिमिट में हो। अब इसमें एक और चीज़ है अहम, वो क्या है कि वर्केबिलिटी ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा हो। अगर वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, स्ट्रेंथ बहुत देर में आएगी। वर्केबिलिटी ज़्यादा कब होगी, जब आपका उसमें पानी की मात्रा जो वाटर सीमेंट रेशियो एक निश्चित अनुपात से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर ज़्यादा होगी तब भी दिक्कत है, कम होगी तब भी दिक्कत है। तो एक निश्चित अनुपात में ही होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि बशर्ते कंक्रीट की सुघट्टता और सुकार्यता किसमें हो, लिमिट में हो, सीमा में हो। ठीक है, ओके। यहाँ आप इंग्लिश मीडियम वाले वो देख सकते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द सेम कंक्रीट कंपोनेंट्स एंड द सेम टेस्ट कंडीशंस डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड it as long as concrete remains within the limits of plasticity and workability। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि आपकी जो शर्त है वो क्या है कि विदिन द लिमिट होनी चाहिए प्लास्टिसिटी और वर्केबिलिटी की। ठीक है, अब बात करते हैं फार्मूले की। फार्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया है यहाँ पर कि जल सीमेंट अनुपात या वाटर सीमेंट रेशियो, तो ऊपर आ जाएगा जल का भार, नीचे डिवाइड और सीमेंट का भार। ठीक है, और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर सीमेंट और वाटर की बात करेंगे, सीमेंट का अनुपात अपन वाटर का अनुपात, तो वो आपका 1 से ज़्यादा होगा। तो वो अभी यहाँ पर डिस्कशन नहीं चलना है, कंपटीशन में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। विभिन्न जल सीमेंट अनुपात का सीमेंट की भौतिक रचना पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ वेरियस वाटर सीमेंट रेशियो ऑन द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट। रासायनिक जलयोजन के लिए, केमिकल हाइड्रेशन के लिए सीमेंट में इतना जल मिलाया जाना चाहिए जिससे सीमेंट का प्रत्येक कण, ईच पार्टिकल ऑफ सीमेंट, पूर्ण रूप से गीला होकर क्रिया करे। देखिए मित्रों, ऐसा है, हमको वाटर सीमेंट रेशियो की ज़रूरत क्यों पड़ी, प्रॉब्लम कहाँ पर आई? तो देखिए होता क्या है, अगर हम सीमेंट या कंक्रीट, आप जो कहना चाहें, क्योंकि कंक्रीट बनाते हैं हम सीमेंट से, तो यहाँ पर हम बात अभी सिर्फ सीमेंट की करेंगे, सीमेंट के हाइड्रेशन की। अगर मान लीजिए हम उसमें सीमेंट हमारे पास ले लिया, एक बाउल में हमने सीमेंट ले लिया, उस बाउल में हमने पानी डाला। अगर हम पानी कम डाल रहे हैं निश्चित अनुपात से, तो क्या होगा, रूखा रह जाएगा। कुछ पार्टिकल हाइड्रेटेड हो जाएंगे, कुछ पार्टिकल हाइड्रेटेड नहीं होंगे, या कुछ पार्टिकल जल से पूरी तरीके से भीग जाएंगे और कुछ पार्टिकल जल से भीगेंगे ही नहीं, है ना। तो हमें पहली शर्त हमारी क्या है कि पानी हम उतना मिलाएं जितने जो सीमेंट के जितने भी कण हैं वो पूरी तरीके से गीले हो जाएं और रिएक्शन करना शुरू करते हैं। जैसे मैंने चैप्टर 2 में आपको पढ़ाया था हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट में, कि सीमेंट के पार्टिकल पानी से भीगकर रिएक्शन करते हैं। ठीक है, आप लोग एक बात और ध्यान रखिए, जब आप पानी मिलाते हैं तो पार्टिकल भीगते हैं। पार्टिकल जैसे जैसे भीगते हैं और पानी उनके पोर्स में जाता है, तो वहाँ क्या रहता है, एयर वाइड जो है वो ख़त्म होने लगते हैं, क्योंकि उनकी जगह पर क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि एयर वाइड्स ना हो या उसमें वायुरंध्र ना रहें। इतना पानी डालिए, मान लीजिए ये सीमेंट का एक बाउल है, इसमें आपके सीमेंट भरी हुई है और इस सीमेंट में आप पानी डाल रहे हैं, तो इतना पानी डालिए कि इसके एकदम ऊपर बहे भी नहीं, कि बहने लगे। यहाँ पर इतना पानी आप डालिए कि इसके हर पार्टिकल ऊपर से भीग जाए, सैचुरेट हो जाए, और जो इसके एयर वाइड्स हैं वो भी ख़त्म हो जाए। जो इसमें हवा के जो छिद्र हैं, जिन छिद्रों में हवा भरी हुई है, वहाँ से भी वो बाहर निकल जाए हवा और पानी इसकी जगह पे आ जाए। ठीक है, तो ऐसी जब हम पेस्ट बनाते हैं तो वह क्या करती है, पूर्ण सामर्थ्य ग्रहण करती है, टोटल स्ट्रेंथ ग्रहण करती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बना,
कि अगर पूर्ण जलयोजन आपको करना है, कंप्लीट हाइड्रेशन करना है, तो पानी की एक फिक्स क्वांटिटी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो फिक्स क्वांटिटी अगर हम प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर प्रभाव क्या पड़ेंगे, तो वो हम प्रभाव जो है हम फिगर के माध्यम से और रिटन माध्यम से, दोनों के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर आप एक फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में ये मैंने अलग अलग सैंपल्स लिए हैं। उस सैंपल्स में ये आप बाउल कह सकते हैं या एक कांच का ड्रम कह सकते हैं, किसी तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। तो इसमें हमने सीमेंट के पार्टिकल अलग दिखाए हैं और पानी के पार्टिकल अलग दिखाए। अधिकांशतः ऐसा होता नहीं है, है ना। जैसे आप पानी मिलाते हैं सीमेंट में तो वो पानी जो है सीमेंट के अंदर परफोलेट कर जाता है, बट यहाँ पर चूंकि हमें पढ़ना है, समझना है, तो इसलिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये पानी भरा हुआ है आपका और इसमें ये ब्राउन कलर के सीमेंट के पार्टिकल हैं। ठीक है, अब इसमें क्या वाटर सीमेंट रेशियो हम रखते हैं 0.4 से कम, क्योंकि हमें पहले से पता है कि वाटर सीमेंट रेशियो जो है हम 0.4 रखते हैं, ये प्रोफेसर अब्राहम ने बताया था। तो जब 0.4 से कम रखते हैं तो क्या होता है, देखिए बहुत सारे पार्टिकल, इसमें 4 पार्टिकल थे, तो अधिकांशतः पार्टिकल क्या हो गए, कंप्लीट जेल फॉर्मेशन कर लिया, वहाँ पूरा यूनिफॉर्म है। मैंने इसमें पानी सीमेंट सब कुछ दिखाया हुआ है पॉइंट्स वाइज, तो इसमें कंप्लीट फॉर्मेशन हो गया है। अब एक पार्टिकल या कुछ पार्टिकल ऐसे रह जाएंगे जो पानी नहीं पा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं पा पाएंगे, पानी को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपका पार्टिकल है वो एक पानी से अछूता रह जाएगा। 3 पार्टिकल्स को तो पानी मिल जाएगा, लेकिन कुछ जो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपने 4 लीटर पानी डाला और ये तीनों को लिए ही 4 लीटर पानी की आवश्यकता है। अब एक पार्टिकल को तो 1 लीटर और चाहिए, तो वो वहाँ उसको नहीं मिल पाएगा, तो ये क्या रह जाएगा, अनहाइड्रेटेड रह जाएगा या अजलयोजित रह जाएगा। तो अजलयोजित रह जाएगा तो आपको ये स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा, स्ट्रेंथ में भागीदारी नहीं निभा पाएगा, है ना। तो जब स्ट्रेंथ में भागीदारी नहीं निभा पाएगा तो आपका कंक्रीट कमजोर हो जाएगा, उसकी एज कम हो जाएगी, धीरे धीरे वो क्या करेगा, टूटने लगेगा। समझ रहे हैं। नेक्स्ट में आपको क्या है कि जब वाटर सीमेंट रेशियो 4 के बराबर होगा, तो जब वाटर सीमेंट रेशियो 4 के बराबर होगा तो क्या होगा, तो आपका जैसे मैंने ऊपर बताया था कि आपको जितना पानी चाहिए उससे कम लिया था आपने, तो एक पार्टिकल अनहाइड्रेटेड रह गया था, अजलयोजित रह गया था। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, पानी हमने बराबर लिया है 0.4 के, तो पूरी तरीके से पूर्ण जलयोजन हो चुका है, पूरी तरीके से इसमें एक भी जगह पर पार्टिकल नहीं बचा है। तो इस तरीके से आपको फिगर में भी, एग्जाम में भी आपको फिगर इसी तरीके से बना के आना है। यहाँ पे हमने फिगर में सीमेंट के पार्टिकल, पानी, सैंड, सब एवरीथिंग मैंने दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, तो इस जगह पर सामर्थ्य जो है या स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम प्राप्त होगी आपको। यहाँ पर स्ट्रेंथ प्रभावित हो रही थी, लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, पूरी स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अगर वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। तो मैंने कंडीशन बताई ब्लीडिंग की, लेकिन यहाँ पर ब्लीडिंग होगी कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप पानी ज़्यादा डाल लेंगे तो हाइड्रेशन तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रेशन हो रहा था, पानी है चूंकि ज़्यादा है तो पार्टिकल क्या होंगे, सारे पानी से भीग जाएंगे, गीले हो जाएंगे, और जब गीले हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो हाइड्रेशन की रिएक्शन करेंगे, हाइड्रेशन रिएक्शन करेंगे तो स्ट्रेंथ देंगे। बट अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक मैंने कंटेनर लिया, इसमें मैंने सीमेंट के पार्टिकल भर दिए, सीमेंट भर दी। अब उसके बाद हमने इसमें ज़्यादा पानी डाल दिया। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि जब सीमेंट को जमना होता है, सॉलिड होना होता है, तो सॉलिड कैसे होती है, सिकुड़ने के कारण, श्रिंकेज के कारण। अब सिकुड़ेगी कब, जब इसके अंदर का जो वाटर है वो क्या करेगा, बाहर को निकलेगा, तभी तो सिकुड़ेगी। जब सिकुड़ेगी तभी जमेगी, तभी सेट होगी। श्रिंकेज ही सीमेंट जमने का मुख्य कारण होता है। तो जब यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई है, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जैसे जैसे पानी की मात्रा इसमें बढ़ रही है, बढ़ चुकी है,
तो निकलने में उसकी दर बढ़ जाएगी, पानी जल्दी जल्दी निकलेगा। तो जो ऊपर वाले कंडीशंस में एक एक्शन नहीं हो रहा था, लगातार बहुत कंटिन्यूअस फास्ट पानी नहीं रिमूव हो रहा था, धीरे धीरे रिमूव हो रहा था, यहाँ वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, बहुत फास्ट हो जाएगी। कहने का मतलब पानी निकलने की प्रोसेस जो है, दर जो है वो बढ़ जाएगी। तो जब दर बढ़ जाएगी तो फिर इसमें क्या बनेंगे, केशिका रंध्र। आपने कैपिलरी पोर्स के बारे में पढ़ा होगा कि जो किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो अपने खेतों को जोत देते हैं कि उनकी नमी जो है बनी रहे, अन्यथा क्या होगा, नीचे से पानी जो है वो इवापोरेट होते हुए आसमान में पहुंच जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी वही काम होगा, कैपिलरी एक्शन होगा और पानी जो है वो बाहर को मूव आउट होने लगेगा। ऐसा सिचुएशंस आने पर क्या होगा कि कैपिलरी पोर्स बन जाएंगे जगह जगह पर, और कुछ जगह पर ऐसा रहेगा कि हाइड्रेशन भी पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सामर्थ्य क्या है, प्रभावित होगी। ठीक है, तो इन्हीं सब पॉइंट्स को मैंने आपको समझने के लिए फिगर से बता रखा है, फिर मैंने आपको इसमें पॉइंट्स के बारे में बता रखा है। यदि जल सीमेंट अनुपात 4 से कम है तो सीमेंट के कण पूर्ण रूप से गीले नहीं होंगे और जलयोजन क्रिया क्या रह जाएगी, इनकम्प्लीट रह जाएगी। यदि सीमेंट जल 4 से अधिक है तो पूर्ण जलयोजन के पश्चात शेष जल जो है वाष्पीकृत हो जाने के बाद लुगदी में कैपिलरी वाइड्स बन जाएंगे, जिसके कारण सामर्थ्य जो है वो घट जाएगी। और पूरा रहने पर न तो शेष पानी बचता है, ठीक है, और ना ही कम पड़ता है, तो जिससे सीमेंट की लुगदी में सामर्थ्य बहुत अच्छी आती है, सर्वोत्तम प्राप्त होती है। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर सीमेंट अनुपात की नियम की सीमाएं। अब देखिए इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं वाटर सीमेंट रेशियो की। क्या सीमाएं हैं वाटर सीमेंट रेशियो की, मैंने कुछ बता रखी हैं, फिर भी आप यहाँ पर फिर से देख लीजिए। क्या सीमाएं हैं, कंक्रीट के कंपोनेंट पूरी तरीके से कैसे होने चाहिए, निर्दोष होने चाहिए। ठीक है, पूरी तरीके से निर्दोष होने चाहिए, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चाहे वो एग्रीगेट हो, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो वाटर हो। जो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में क्वालिटीज़ पढ़ाई थी एग्रीगेट की और वाटर की, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी होगी वो होनी चाहिए। ठीक है, ना तो एग्रीगेट पोरस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना तो फ्लैकी होना चाहिए, ना एग्लोंगेटेड होना चाहिए, वर्केबल भी होनी चाहिए, है ना। तो पूरी तरीके से जो पार्टिकल हों वो कैसे हों, गुणवान हो या गुड क्वालिटी के हों, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है, कंक्रीट की सुघट्टता, जिसकी मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं कि उसकी प्लास्टिसिटी अच्छी होनी चाहिए और वर्केबिलिटी की सीमा में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा हो, वर्केबिलिटी की लिमिट में ही ना हो, है ना। तीसरी बात करते हैं, कंक्रीट ऐसा हो कि हम उसकी कुटाई भी कर सकें, उसका कॉम्पैक्शन भी कर सकें, और उसकी हम जो है उसका कॉम्पैक्शन भी कर सकें और उसकी तराई भी कर सकें स्टैंडर्ड कंडीशन में, है ना। तराई की गई हो स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो तब जाके हमारा ये रूल जो है, वो लॉ जो है वो फॉलो होगा। मित्रों, आप एक सोचते होंगे कि ये लिमिटेशंस ऐसी होती क्या हैं। तो मित्रों, ऐसा होता है जब हम कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो वो टेस्ट एक पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए परफॉर्म किया जाता है, हम वो मानते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप कंक्रीट में एग्रीगेट कहीं और से ले आए हैं, स्ट्रेंथ नहीं है, फिर आप कहिए कि वही वाटर सीमेंट रेशियो मिलाइए, उतना ही रखिए। या मान लीजिए स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात हम आपसे कह रहे हैं, कैसे। अब मान लीजिए गर्मी के दिन है, एग्रीगेट आपका बहुत धूप में रखा हुआ एकदम सूख गया है, अब आप उसमें 0.4 पानी मिलाएंगे, या वाटर सीमेंट रेशियो के अनुसार सीमेंट धूप में रखी हुई है, बाद में उसमें पानी मिलाएंगे, तो उतने पानी में उसका काम नहीं चलेगा। ये कब है, जब 27 डिग्री सेंटीग्रेड या स्टैंडर्ड कंडीशन में रखा हो, है ना। तो जो भी टेस्ट कोई हम परीक्षण करते हैं तो हम वो मानक स्थितियों के अनुसार करते हैं। तो इसीलिए जो मानक स्थितियां हैं वो उनको लिमिटेशंस बोला जाता है, कि हमें इन लिमिटेशंस में इस जो टेस्ट है उसको परफॉर्म किया गया है। आपको अगर इसको यूज करना है तो आपको भी यही मानक अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं जल सीमेंट अनुपात का नियम। तो कुछ खास नहीं है, है ना। निर्दोष मिलावे से बनाई गई भली भांति कूटी गई मतलब वेल कॉम्पैक्टेड, है ना। कंक्रीट जो मैंने अभी चर्चा की थी कि वेल कॉम्पैक्टेड होनी चाहिए, है ना, कंक्रीट की कुटाई कर सकें, और
उसके करैक्टर केवल जल सीमेंट अनुपात पर ही निर्भर करते हैं, बशर्ते कंक्रीट सुघट्ट सुकर या वर्केबल हो। तो ये प्रोफेसर अब्राहम ने रूल दिया था, नियम दिया था। ठीक है, तो ये पूर्ववर्ती है, पूर्व की भांति ही है, तो आपको इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम में आए तो आप इसकी पूरी ये डेफिनीशन प्रोफेसर अब्राहम के रूल में लिख सकते हैं। और उसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ आपको फार्मूला। ये फार्मूला आप लिख सकते हैं, P बराबर 984 की पावर x, ये लिख सकते हैं। हेयर P इक्वल टू 20 H की तराई पर संपीडन सामर्थ्य है। संपीडन सामर्थ्य को क्या बोलते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। किससे निकालते हैं? यूटीएम से या सीटीएम से। यूटीएम बोले तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, सीटीएम बोले तो कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन। और हेयर x इक्वल टू वाटर सीमेंट रेशियो या जल सीमेंट अनुपात। ठीक है, तो अब बात करते हैं कंक्रीट की जल सीमेंट अनुपात व सामर्थ्य में क्या रिलेशन है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं इस पॉइंट बताने से पहले कि कंक्रीट की जो प्रोफेसर अब्राहम ने जो सुझाव दिया है वो 0.4 दिया है, परंतु इसमें एक अपवाद है। वह अपवाद क्या है कि 0.4 पर कंक्रीट की सामर्थ्य अधिकतम नहीं होती है, लेकिन मैंने जहाँ जहाँ पर आपको पॉइंट बताए हैं वहाँ क्या बताया है? प्लास्टिसिटी, वर्केबिलिटी। तो जब हमें वर्केबिलिटी भी चाहिए, प्लास्टिसिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, सुघट्ट भी होनी चाहिए और सुकार्य भी होनी चाहिए, ऐसी स्थिति में हम उसको एक टॉलरेंस देते हैं, एक छूट सीमा प्रदान करते हैं। अन्यथा कंक्रीट की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो कितने पर होती है? 0.3 पर, है ना। जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो कितना होता है? 0.3। तो वो मैं आपको ग्राफ के माध्यम से दिखाऊंगा भी, लेकिन वो छूट सीमा इसलिए भी देते हैं, उसका एक और रीजन है। जो हम साइट पर काम करते हैं तो जो लेबर होती है या जो मेसन होते हैं वो पानी की उचित मात्रा नहीं मिला पाते हैं, है ना, क्योंकि सिविल का काम ऐसा होता है कि उसमें बहुत सारे अनस्किल्ड लेबर काम करते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन हो तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ पर प्रभाव ना पड़े, और फिर कंक्रीट हमें वर्केबल भी चाहिए, तो इसलिए हम उसमें रेशियो में थोड़ा सा टॉलरेंस दिया हुआ है, 0.1 का आपको छूट दी हुई है। ठीक है, तो क्या संबंध है इसमें? सीमेंट की जलयोजन क्रिया के लिए पानी की मात्रा उतनी रखी जाती है, कंक्रीट के सामर्थ्य उतनी अधिक प्राप्त होती है ना। तो जितनी कम रखोगे आप उतनी जो आपकी सामर्थ्य है वो उतनी ही ज़्यादा प्राप्त होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, है ना। लेकिन यहाँ पर भी एक क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या ऐसा नहीं है कि आप 0.3 से भी कम कर दीजिए? 0.3 से कम कर देंगे तो मैंने आपको वहाँ ऊपर जो प्रोफेसर अब्राहम ने जो रूल बताया है उसमें क्या कहा है उन्होंने कि आपका अगर 0.4 से कम हो जाता है तो क्या पार्टिकल अनहाइड्रेटेड रह जाता है। मैंने एक अपवाद भी बताया है कि वैसे जो स्ट्रेंथ है वो क्यों होती है 0.3 पर, लेकिन वो इसलिए उसमें टॉलरेंस रखा जाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि 0.4 ही एक लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है, उतनी ही हमें वाटर सीमेंट रेशियो रखना है। लेकिन कम रखेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम कर दें तो फिर उसका हम जो ना तो कॉम्पैक्शन कर पाए ना वो वर्केबल रहे। तो इसीलिए इन्होंने फिर कह दिया है क्या कि कंक्रीट सुकर तथा कुटाई के लायक होनी चाहिए, कुटाई उसमें संभव हो। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं सीमेंट की जलयोजन क्रिया के लिए 25 से 30% पानी की आवश्यकता होती है ना। ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस पॉइंट्स को समझने में। यदि हाँ, ये मैंने आपको पहले से ही बोला, यदि मिलावे में नमी मौजूद है तो जल सीमेंट अनुपात को कम रखा जा सकता है। अगर नमी मौजूद है तो आप वाटर सीमेंट रेशियो क्या रखेंगे? कम रखेंगे, है ना। या एक और इसमें है, इसमें मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, अगर नमी बहुत कम है तो आप जल सीमेंट अनुपात को बढ़ा भी सकते हैं, है ना, वो कंडीशनल है। ठीक है, तो आप इस ग्राफ के माध्यम से ये समझ सकते हैं। देखिए, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो यह कर रहा था कि देखिए यहाँ पर ये 60 है, ठीक है, 60, ये 50-40 है ना, ये क्या है? कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। और यहाँ पर ये क्या है? वाटर सीमेंट रेशियो है, ये CS है, ये आपका क्या है? CS कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और यहाँ पर ये वाटर सीमेंट रेशियो है। अब इसमें आप देखा होगा कि ये जो ग्राफ की जो वैल्यू हैं, ये जो ग्राफ की वैल्यूज़ हैं
ये तीनों ग्राफ की, आप एक की बात नहीं, आप तीनों दिन की बात करें, 3 और 7 और 28 दिनों की, तो ये यहाँ पर इस जगह पर लाई कर रही है और ये सबसे मैक्सिमम है, जबकि यहाँ वाटर सीमेंट रेशियो क्या है 0.3। तो 0.3 पर मैक्सिमम होता है, बट टॉलरेंस के लिए हम 0.1 बढ़ा देते हैं, क्योंकि सिविल में अनस्किल्ड लेबर भी बाहर काम करती है साइट्स पे, या पानी में थोड़ा वेरिएशन रहता है, या एग्रीगेट सूखा या गीला, इस तरीके के वेरिएशन होते हैं, तो हमें कोई दिक्कत ना आए उसकी वर्केबिलिटी में, उसकी सुखारत में। अच्छा, एक और बात है, अगर वाटर सीमेंट रेशियो में 0.1 से ज़्यादा का फर्क हो जाए तब आप क्या करिएगा, हो जाए तो क्या कहेंगे? तो अगर 0.1 से ज़्यादा का फर्क हो गया, मान लीजिए 0.4 से 0.5 हो गया, तब दिक्कत क्या होगी? तब दिक्कत ये होगी कि हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी कंक्रीट में, कंक्रीट में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, एग्रीगेट अलग होने लगेगा, है ना। तो ये सब दिक्कतें आने लगेंगी। भले वर्केबिलिटी बढ़ जाए बट उस वर्केबिलिटी का आप क्या करेंगे जिसमें जो है कंक्रीट में स्ट्रेंथ ही ना रहे, है ना। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है आपका समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये चैप्टर। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स दें। मित्रों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, इसको आप बहुत अच्छे से माइंड सेट करके आप पढ़िए। यह सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको जब तक आप सिविल इंजीनियरिंग में हैं या आपकी लाइफ में सिविल इंजीनियरिंग है, तब तक इस चैप्टर का, इस जो बुक है या कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, उसका आपका महत्व है, इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसलिए अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए ज़रूर पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए वो बहुत अच्छे से समझ के पढ़िए, ठीक है। और एक बात और, आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स की अलग अलग टीचरों के माध्यम से PDF प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आप उस PDF को अच्छे से पढ़ लेंगे और ये वीडियो देख लेंगे तो आपको कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और अगर आप पढ़ते हैं तो कंपटीशन में भी बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। धन्यवाद मित्रों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।